नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस.के. गुप्ता। आई एम ए कंसर्न्ड फिजिशियन एंड टीचिंग फैकल्टी एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आप सबको विदित है कि मैंने कोरोना काल में डेली अपनी अपडेट्स सारे विश्व को दी और कोविड के ऊपर हमने एक किताब लिखी, जर्नी ऑफ कोविड इन इंडिया, ए डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव। और ये पुस्तक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनुमोदित की गई और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमने इसमें कोविड की पूरी जर्नी का वृतांत लिखा है। और अब कोविड लगभग खत्म हुआ मान लिया गया है। सारे विश्व की निगाहें इस बात के ऊपर हैं कि कहीं अगली वेव तो नहीं आ जाएगी। सबके मन में आशंका है, भ्रांतियां हैं। क्या अगली वेव आएगी? क्या अगली पैंडेमिक आएगी? हम किस प्रकार से अगली पैंडेमिक को रोक सकते हैं? हमने 100 साल के वैज्ञानिक अनुसंधान से और वैज्ञानिक उन्नति से इस बार क्या हासिल किया? 1918 में विश्व ने इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक को देखा और इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में लगभग 5 करोड़ लोगों का देहांत हुआ। 100 वर्ष के बाद विश्व ने दूसरे पैंडेमिक को देखा और इस बार भी इतनी वैज्ञानिक उन्नति के बाद, इतनी आर्थिक तरक्की के बाद, एक छोटे से कीटाणु ने, एक छोटे से वायरस ने सारे विश्व के मानवों को उनके घरों में बंद कर दिया। सारा ट्रांसपोर्ट बंद हो गया और सारा विश्व एक जेल की तरह से बदल गया। कितने लोगों की जान गई। हमने पिछली पैंडेमिक से इस पैंडेमिक में क्या सीखा? पिछली पैंडेमिक में भी 3 वेव्स आई थी, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव। और सेकेंड वेव जो है बहुत ज़्यादा भयानक थी। इस पैंडेमिक में भी हमने देखा सेकेंड वेव बहुत भयानक थी, बहुत लोगों की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन क्या 100 वर्षों के अनुसंधान ने, 100 वर्षों की साइंटिफिक तरक्की ने कुछ विश्व का भला किया? अवश्य किया। इस बार हम लोगों की जानो माल के नुकसान को बचा सके। अब तक विश्व में लगभग 50 करोड़ के करीब लोग कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं और लगभग 60 लाख व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान का नतीजा था कि हम मॉर्टेलिटी को कम कर सके। इस बार हमने बहुत जल्दी वायरस को पहचान लिया। 1918 में जो पैंडेमिक हुई थी उसके वायरस को वैज्ञानिक लोग 2002 में पहचान पाए थे। लेकिन इस बार पैंडेमिक के आने के कुल मिलाकर 3 महीने के अंदर, बल्कि 3 महीने से भी कम समय में हमने वायरस को पहचान लिया, उसके जीनोम को आइडेंटिफाई कर लिया और उस जीनोम के आइडेंटिफाई करने के बाद हम इस वायरस के खिलाफ एक बहुत ही कारगर वैक्सीन बनाने में सक्षम हुए। और एक नहीं, हमने बहुत सारी वैक्सीन बनाई और हमने सारे विश्व के मानवों को वैक्सीनेट करना शुरू किया, जिससे कि वायरस से होने वाले नुकसान को बचाया जा सका, मानव मूल्यों का जीवन बचा। सारे विश्व को वैक्सीन अपने आप में एक बड़ी सौगात रही। अगर कुछ मृत्यु हो पाई तो वो सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि हमारे पास एक इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं थी। अब आवश्यकता है कि हम अपने अनुसंधान का रुख वायरस के खिलाफ दवाइयां बनाने में उपयोग करें। हमारे पास बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत अच्छी दवाइयां हैं। हम HIV को कंट्रोल कर सके हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं। लेकिन कोविड के खिलाफ हमारे पास कोई बढ़िया एंटीवायरल ड्रग नहीं थी। अगर हम अपने अनुसंधान का रुख इस तरफ मोड़ देंगे तो कोई ऐसा वायरस मैं नहीं समझता होगा जो कि हमारी दवाइयों से बचकर निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बार वैक्सीन का उपयोग नहीं किया।
कुछ भ्रांतियां समाज में रही, और हमें यह समझना होगा कि पैंडेमिक जो है ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, और जब कभी वॉर होता है तो मनुष्य के मौलिक अधिकार पीछे छूट जाते हैं और जीवन रक्षक अधिकार ऊपर आ जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ने, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी यूएसए के अंदर एंटी वैक्सर्स की लॉबी बहुत हावी रही, और अफसोस की बात यह है कि वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने उनका साथ दिया। लेकिन ये लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया, ये लोग विषाणु को अपने अंदर पलने देते हैं, और जब विषाणु इस प्रकार के लोगों में पलता है तो उसके अंदर म्यूटेशंस भी ज़्यादा होते हैं, जो कि सारे विश्व के लिए खतरा बन जाता है। अतः इस प्रकार के झूठी मान्यताओं को किसी भी कोर्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें सीखना होगा, चाइना से सीखना होगा, क्योंकि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी का अनुसरण किया, जो कि अपने आप में एक उदाहरण है, और इसको लागू करना कोई साधारण काम नहीं था। हम बहुत कुछ चाइना के बारे में कहते हैं कि चाइना में ये कमी है, वो कमी है, लाख कमियां होंगी, लेकिन आप देखिए कि चाइना के अंदर सबसे कम मॉर्टेलिटी हुई है। चाइना के अंदर जो लॉकडाउन फोर्स किए गए वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स थे। अगर हम वैक्सीन की बात करें तो सारे विश्व को 3 तरह से वैक्सीन के अंदर बांटा जा सकता है। एक mRNA वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। आपके मन में कहीं ये भ्रांति रहती होगी कि फाइजर की वैक्सीन सबसे अच्छी वैक्सीन थी, हमें नहीं लगी हिंदुस्तान में। लेकिन 2 साल होने के बाद क्या आपने नतीजा निकाला? जिन जिन देशों ने फाइजर की वैक्सीन लगवाई, जैसे अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे देश, वहां पर ओमिक्रॉन की वेव बहुत तेजी से बढ़ी, बहुत लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन भारतवर्ष जैसा देश, जहां की कोविशील्ड वैक्सीन लगी, जहां कोवैक्सीन लगी, वहां पर ओमिक्रॉन ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। चाइना, जहां पर उनकी अपनी किल्ड वायरस वैक्सीन लगी, वहां पर ओमिक्रॉन की वेव बहुत ज्यादा प्रबल नहीं रही। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है। ये पैंडेमिक के शुरू के दिनों में तो कारगर हो सकती है, लेकिन शायद ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती। और जो हमारे देश में लगाने वाली वैक्सीन थी, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये वैक्सीन लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। आगे आने वाले जो नए इवॉल्विंग म्यूटेंट्स हैं, उनके अगेंस्ट इन्फेक्शन को भले ही ना रोक पाती हूं, लेकिन सीवियर डिसीज को, हॉस्पिटलाइजेशन को और डेथ को रोकने में ये वैक्सीन कामयाब रही हैं। हमें वेस्ट का अनुसरण आंख मूंद कर नहीं करना होगा। इस कोविड पैंडेमिक के दौरान भारतवर्ष का योगदान सारी दुनिया के लिए सराहनीय रहा। भारतवर्ष के अंदर बनने वाली कोविशील्ड वैक्सीन सारे विश्व के अंदर फार्मेसी का काम करती रही, और हम सारे विश्व को वैक्सीन देने में कामयाब रहे। यह अपने आप में एक प्रशंसनीय कार्य है। कई बार चर्चा हुई कि ये वायरस जो है लेबोरेटरी में बना, बायो वारफेयर की बहुत चर्चा रहती है। संभव है, इसके बारे में पूर्ण विश्वसनीयता के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आवश्यकता है चौकन्ना रहने की। हमारे अमेरिका ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना एपिडेमिक इंटेलिजेंस नेटवर्क तेज कर दिया है। एपिडेमिक्स को मॉनिटर करने के लिए WHO ने बर्लिन में अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया है। लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि ये सब संगठन और ये USA जैसे देश हमें पे सही समय पर हमें सही जानकारी दे पाएंगे। भारत को चाहिए कि वो अपनी एपिडेमिक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाए और नए वायरसेस का उद्गम मॉनिटर करे और उनको हावी होने से पहले ही रोक दिया जाए। इस विषय में अगर समय से कारगर कदम उठाए गए तो भारत के लिए बहुत सराहनीय कदम होगा। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ NICD है,
जो वायरसेस को मॉनिटर करता है। NICD वायरसेस को मॉनिटर नहीं करता है। NICD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वायरसेस से होने वाले नुकसान को मॉनिटर करते हैं। लेकिन अब हमें चर्चा करनी होगी वायरसेस के उद्गम की, ओरिजिन ऑफ वायरसेस की, उनके अंदर होने वाले चेंजेस की, तभी हम नए वायरसेस का प्रभाव पड़ने से पहले उनको रोक पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने डाटा को वसुधैव कुटुंबकम की तरह से सारे विश्व के साथ शेयर करना होगा। हमने इस पैंडेमिक में सीखा कि हमने जैसे जैसे अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर किया, नॉलेज शेयर की, उससे सबका फायदा हुआ और सारा विश्व जो है इस बीमारी से, महामारी से लड़ने में कारगर साबित हुआ। हमारे संसद के पटल पर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। ये सेंटेंस जाना होगा सारे विश्व में, ये सेंटेंस जाना होगा USA के वॉशिंगटन हाउस में, ये सेंटेंस जाना होगा विश्व की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर, ये सेंटेंस जाना होगा हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, ये सेंटेंस जाना होगा अफ्रीका के देशों में, ये सेंटेंस का पालन करना होगा चाइना के अंदर। अगर हम अपने नॉलेज को, अपनी सब वायरस की सीक्रेट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो हम निश्चित रूप से मानवता को अगली आने वाली पैंडेमिक के आने से पहले ही बचाने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।